हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझसे ज्वाइन होने के बहुत सारे तरीके हैं। जब आप चैनल के अबाउट में जाओगे तो चैनल के अबाउट पे आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ईमेल आईडी, ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चारों में से आप किसी के भी थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हमसे हमेशा हमसे ज्वाइन हो सकते हो, ताकि कभी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सको उसे। कोई परेशानी या सिलेबस को लेकर, स्टडी को लेकर, तो आप पूछ सकते हो। इवन डाउट्स भी पूछते कुछ बच्चे तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस यूनिट में हम मेन पढ़ने वाले हैं डाटा हैंडलिंग, कि डाटा का मैनेजमेंट कैसे होता है, जिसमें हम माध्यिका, बहुलक, जिन्हें हम बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड वगैरह के बारे में पकड़ेंगे। हिस्टोग्राम क्या होते हैं, बारग्राम क्या होते हैं, पाई चार्ट्स क्या होते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमें पता होती हैं, बट ये हमें डेफिनेशन लेवल पर पता नहीं होती। हमने इनके क्वेश्चन सोल्व करे हुए होते हैं, बट एग्जैक्ट में ये चीज़ें क्या हैं वो हमें पता नहीं होती, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है और वो हम गलत कर देते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वांछित जानकारी के संख्यात्मक वर्णन को आंकड़े कहा जाता है। अतएव आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह है जिसे कुछ लाभप्रद जानकारी के लिए प्राप्त किया जाता है। यह डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमें एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में आपने डाटा कलेक्ट करा कि बच्चों की हाइट का, किसी की हाइट 65 ज़्यादा हो गया, बच्चों की हाइट इतनी नहीं होती है। किसी की हाइट 20 के, किसी का वेट 20 kg था, किसी का 25 था, किसी का 23 था, किसी का 22 था, किसी का 27 था, किसी का 19 भी हो सकता है। कोई मेरे जैसा हो तो उसका 15 भी हो सकता है, और कोई आपके जैसा हो तो उसका 30 kg भी हो सकता है। छोटे बच्चों की बात चल रही है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से क्या पता चल रहा है, इस इन्फॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि क्लास में बच्चों का वेट क्या है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाटा, जैसे हम डेटा बोल देते हैं। डेटा ही बोल सकते हो, डाटा जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना हो कर सकते हो। तो ये डेटा हो गया, इस डेटा के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। ठीक। आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़े ऐसी जानकारी है जो किसी संबंधित परिणाम निकालने के उद्देश्य से एक क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित किए जाते हैं। क्योंकि आंकड़ों को जब कलेक्शन किया जाता है तो कलेक्शन में उनका क्रमबद्ध तरीका ध्यान में रखा जाता है। क्रमबद्ध तरीका हो सकता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो। अरे यार, ये चल क्यों नहीं रहा है। ना 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 ना। चलो अब चलेगा। 30, 28, 25, 22 आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो। किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसे पहले रख सकते हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसके बाद में रख सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो, बट एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आंकड़े जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात ऐसी जानकारी रखने वाले अभिलेखों जिन्होंने वह जानकारी किसी अन्य उद्देश्य के लिए संग्रहित की थी, से संग्रहित किया जाता है तो वे गौण आंकड़े कहे जाते हैं। और विभिन्न स्रोतों से संग्रहित आंकड़े जिन्हें किसी भी ढंग से व्यवस्थित अथवा संगठित ना किया गया हो, यथा प्राप्त आंकड़े कहे जाते हैं। देखो क्या हुआ, गौण आंकड़े क्या होंगे। मान लो कि पॉल्यूशन की रिपोर्ट है, पॉल्यूशन को लेकर कुछ डाटा है। आपने वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करा, आपने वो डाटा न्यूज़पेपर से कलेक्ट करा है। तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये पहले कलेक्ट किया जा चुका है, आपने वहां से डाटा को उठाया और फिर कलेक्ट करा। और इसी को हम यथा प्राप्त आंकड़े कब करेंगे, इसको हम यथा प्राप्त आंकड़े तब बोलेंगे जब ये डाटा आप खुद ऑब्जर्व करके कलेक्ट कर रहे हो। मान लो आप ही खुद सर्वे करने गए और खुद सर्वे करके आप उसे कलेक्ट कर रहे हो। ठीक। तो उसे हम बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। अगर हम बात करें न्यूज़ चैनल वाले खुद रिपोर्ट कर, जैसे हमारा वो होता है मौसम विभाग है, मौसम विभाग खुद आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ठीक। तो वो यथा प्राप्त आंकड़े हो गए, और हम उनसे आंकड़े इकट्ठे करके अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं तो वो गौण आंकड़े हो गए। सेकेंडरी आंकड़े बोलेंगे और ये प्राइमरी बोलेंगे फर्स्ट वाले को। जब किसी पहलू के आधार पर आंकड़ों को वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे विवरण या बंटन कहते हैं। देखिए, जब हम उन डाटा को कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ ग्रुप्स में मतलब जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से ग्रुप बनाते हैं, 15 से 20, 20 से 25। आपने छोटी क्लासेस में क्वेश्चन सोल्व करे होंगे 25 से 30। तो ये हो जाता है हमारा बंटन, जैसे हम बोलते हैं, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक।
आंकड़ों का सारणीबद्ध निरूपण। यदि प्राप्त आंकड़े अंकों के रूप में हैं तो हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। इसे व्यवस्थित आंकड़े कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अरेड डाटा। ये क्वेश्चन DSSS में यहाँ से 2 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 2 बार। कब आया था? 2019 में। कौन से पेपर था? DOE के पेपर में था। ठीक है, DOE के पेपर में यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अरे डाटा क्या होता है और रा डाटा क्या होता है। रा डाटा जिसे आप अरेंज नहीं करते, जो जस्ट ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ होता है। अगर हम इस डाटे की बात करें, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये रा डाटा है या रो डाटा कह सकते हैं। रॉ मटेरियल होता है ना, इसे रो डाटा है। और यहाँ पर इसे एक व्यवस्थित क्रम में जमा दिया है तो ये आपका अरे डाटा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या होते हैं? ये मिलान चिन्ह है। 6th-7th क्लास में आपने बनाए होंगे या फिर आप में जो टीचर होंगे वो इनको बनाते होंगे। 4 सीधी डंडी होती है, 5 के लिए आप इनको काट देते हो तो वो 5 हो जाता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें कही गई हैं कि दंड चिन्ह जो किसी अंक के घटित होने की संख्या को निरूपित करता है उसे हम मिलान चिन्ह कहते हैं। किसी विशेष अंक अथवा अंक समूह के घटित होने की संख्या को बारंबारता कहा जाता है, कि कोई नंबर कितनी बार आया उसे ही उसकी बारंबारता यानी कि फ्रेक्वेंसी बोलते हैं। और जो ऊपर उदाहरण दिया है वे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है। अवर्गीकृत मतलब जिसे वर्ग अंतराल में नहीं बांटा जाता। अगर यही ऐसे होता 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो हम बोलते ये वर्गीकृत है। लेकिन ये इस तरह से लिखा हुआ है यानी कि ये अवर्गीकृत है। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को सूचित करने वाला अंक उस वर्ग अंतराल में सम्मिलित नहीं है। वर्ग अंतराल का साइज वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा व निचली सीमा के अंतरों के योग के बराबर होता है। देखो ये वाली लाइन क्या लिखी गई है कि जब हमारा ये होता है, मान लो 0 से 10 ले रहे हो आप, ठीक, आपके पास ऊपर आंकड़े लिखे हुए हैं। ये आज पेन गड़बड़ क्यों कर रहा है? यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास आंकड़े लिखे हुए हैं 5, 7, 9, 10, 12, 6। तो 0 से 10 वाला जो अंतराल रहेगा, 0 से 10 वाले अंतराल में हम कौन कौन से नंबर उठाएंगे? 5 उठाएंगे, 7 उठाएंगे, 9 उठाएंगे और 6 उठाएंगे। ये जो 10 है ना, इस 10 को नहीं उठाएंगे। ये 10 किस में आएगा? ये आएगा 10 से 20 वाले में। इसमें 10 और इसमें 12। मतलब कि जो निम्न सीमा होती है इसे हम निम्न सीमा बोलते हैं। जो पहले लिखा होता है लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखा होता है ये अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट मीन्स ये ऊपरी सीमा होती है। तो बारंबारता बंटन लिखते टाइम ऊपरी सीमा को सम्मिलित नहीं किया जाता, सिर्फ निचली सीमा को सम्मिलित किया जाता है। और इनमें जो अंतर होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं क्लास साइज। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्ग अंतराल का साइज। क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल का साइज। चित्रालेख पिक्टोग्राफ। संख्यात्मक आंकड़ों को निर्देशित करने के लिए हम चित्र प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं। चित्रलेखों का तात्कालिक दृष्टि संघात होता है। तात्कालिक दृष्टि संघात मतलब कि जल्दी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, एकदम से आंखों में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन DSSS में आया हुआ है। DOE 2019 में ही आया था कि पिक्टोग्राफ का यूज़ कहाँ होता है, या फिर ये लिखा हुआ था और बोला था ये क्या है? पिक्टोग्राफ है, आय चित्र है, डंडा लेख है, क्या है? तो ये पिक्टोग्राफ है यानी चित्रालेख है। इनके हिंदी इंग्लिश दोनों ही नाम आपको याद करने चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हो और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप पिक्टोग्राफ अकेला याद कर लेना, क्योंकि चित्रालेख को ये कई बार कुछ और आलेख भी बोल देता है, लेकिन और या फिर ऐसा भी लिख देता है। ये इन्होंने बहुत अच्छा आजकल लिखना सीखा है, पिक्टोग्राफ। ठीक है, ऐसा लिख कर दे देते हैं तो फिर आपको इंग्लिश में होना ही चाहिए याद। ये होते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक, चित्रालेख बंटन विषय में दृष्टि को प्रभावित करते हैं। चित्रालेख प्रायः मैगनीज समाचार पत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। चित्रालेख बनाना अधिक समय लेता है। तो ये आप कह सकते हो कि ये इसका एक कमी हो गई कि इसको बनाने में टाइम अधिक लगता है, क्योंकि आपको हर बार ऐसे ऐसे बच्चे बनाने पड़ रहे हैं। डंडालेख, डंडालेख को बोलते हैं बार ग्राफ। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार ऐसा लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है,
बार ग्राफ आपको बस इतना याद रखना है कि जो बार ग्राफ होते हैं ना, उसमें दो आयत चित्रों के, दो ये जो दंड आलेख बने होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। बस ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जिसमें गैप होता है वो आपका दंडालेख यानी कि बार ग्राफ होता है। समान चौड़ाई वाले ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं, एक साथ युग्मों के बीच खाली स्थान होता है, समान चौड़ाई वाले होते हैं। प्रत्येक दंडालेख की लंबाई संख्या को निरूपित करता है। इसे दंडालेख या फिर दंडारेख दोनों ही कह सकते हैं। किसी दंडालेख को खींचने के कुछ चरण दिए हुए हैं, चाहो तो पढ़ सकते हो, बट ये चरण एग्जाम में आते नहीं है। बहुदंडालेख, मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होगा कि अभी आप सिर्फ एक ही लिखा था, ऊपर मान लो अर्धवार्षिक अकेला लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर दो तरह का डाटा है और दोनों तरह के डाटा को आप एक साथ बना रहे हो ताकि इन दोनों को कंपेयर किया जा सके, तो वो आपका मल्टीपल बार ग्राफ होता है। जैसे इसका बार ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका अर्धवार्षिक और ये हो गया आपका वार्षिक, जो भी है, जो भी नोटेशन आप देना चाहो दे सकते हो। तो ये अर्धवार्षिक, ये वार्षिक हो गया। तो इससे पता चल जाएगा कि यार अर्धवार्षिक से वार्षिक में बच्चे में क्या प्रगति हो रही है। भाषा में प्रगति हुई, अंग्रेजी में हुई, गणित में नहीं हुई, विज्ञान में नहीं हुई, सामाजिक अध्ययन में हुई। तो ये दो तरह के डाटा को कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं। आयत चित्र, आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम जो होगा, हिस्टोग्राम में बीच में गैप नहीं होगा, डंडों के लगातार खींचा जाता है, इसमें गैप नहीं होता, ये याद रखना है आपको। जैसे ये है बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, ठीक। पाई चार्ट, पाई चार्ट ऐसा होता है, सर्कल होता है और सर्कल को फिर आप इसको एंगल के हिसाब से बांट देते हो कि ये 10%, ये 25%, ये 15%, ये 20%, कुछ इस तरीके से ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में एक वृत्त आंकड़ों की संपूर्णता को निरूपित करता है। प्रत्येक आंकड़े के प्रत्येक भाग को एक त्रिज्य खंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड के लिए हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना होता है, जो कि निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन इंटू 360। एफ मतलब कि भाग की बारंबारता, मतलब ये 10 है, ये वाला भाग 10 है, ये 20 है, ये 15 है, 25 है, तो ये एफ हो जाएगा। एन होता है बारंबारताओं का योग। ये टोटल कितनी है, टोटल तो ये हमेशा 100 ही होंगी, हालांकि यहाँ पे 100 नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे ही बना दिया। और उसका 360 डिग्री से हम गुणा कर देंगे। फॉर्मूला याद रखना है। पाई चार्ट होता क्या है ये याद रखना है, डायग्राम से याद हो जाएगा ये तो, ठीक है। ये देखो, ये एक पाई चार्ट इन्होंने बना के दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, जब आप DSSB का मैथ्स वाला पोर्शन सोल्व करोगे तो वहाँ पे जो डाटा हैंडलिंग दी रहेगी, जो मैथ्स में एक आध क्वेश्चन तो डाटा हैंडलिंग से आ ही जाता है। पाई चार्ट बनाने के चरण हैं, चरण चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आंकड़ों का विश्लेषण, फिर आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करने की तीन मेथड है, तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य उस माध्यमिक मान से जो पूरे आंकड़े जिनसे वह संबंधित है का प्रतिनिधित्व करता है। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेटिव द एंटायर सेट ऑफ द डाटा टू विच इट बिलोंग। देखो बात क्या हुई कहने की, ये डाटा दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब मुझे इसकी टेंडेंसी निकालना है। टेंडेंसी मतलब कि इनमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर के आसपास ये सारे नंबर होंगे, ठीक है। मीन्स इनके बीच का नंबर, क्या मतलब, इनके बीच का नंबर निकालना ही सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति होगा, ठीक। अब इनके बीच का नंबर निकालने की तीन मेथड होती हैं। या तो हम माध्य का यूज करके निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीन, ये पहली वैल्यू मेथड होगी। दूसरी, हम इनका माध्यक निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीडियन। और तीसरा, हम इनका बहुलक निकाल सकते हैं, बहुलक को बोलते हैं हम इनका मोड निकाल सकते हैं। तीन तरह से निकाल सकते हैं। इसमें से जो सबसे बेकार आंसर यानी कि सबसे अजीब से जो आंसर देता है, मीन जिससे हम ज़्यादा विश्वसनीय नहीं मानते, वो बहुलक होता है। बाकी माध्य और माध्यक लगभग ठीक ठाक आंसर देते हैं, बहुलक का आंसर उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। आंकड़ों के विचारण या प्रक्षेपण माप से तात्पर्य यह निर्धारित करना है कि प्रेक्षक व्यक्तित्व रूप से केंद्रीय माप के कितने समीप फैले हुए हैं। द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज और डिप्रेशन ऑफ अ डाटा रेफर्स टू द क्वांटिटी। अरे ये तो मतलब जस्ट डेफिनेशन ये पढ़ लेना बस, ठीक। केंद्रीय माप, प्रवृत्ति के मापक वो ही आ गए। अब सेंट्रल टेंडेंसी के मापक कौन कौन से हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसे हम बोलेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। अब माध्यक देख लो, माध्यक क्या होता है।
एरिथमेटिक मीन बोलते हैं माध्यक को, और इसे इंग्लिश में भी आपको इसका नेम याद रखना है। ओनली मीन भी आ सकता है और एरिथमेटिक मीन भी आ सकता है। इसे सामान्यतः औसत भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, सबको ऐड कर देना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए। लेकिन अगर वर्गीकृत होगा तब, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो, मतलब कि अवर्गीकृत है लेकिन बारंबारता के फॉर्म में दी हुई हो कि 120 मजदूरी 5 दिन तक मिली तो टोटल इतनी हो गई, 130 4 दिन तक मिली तो टोटल इतनी हो गई। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मजदूरी का कुल योग। ये माउस गड़बड़ कर रहा है। मजदूरी का कुल योग दिनों की संख्या। देखो ये चीजें ऐसी हैं, इन्हें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हम पढ़ते हैं जब हम मैथ से पढ़ रहे होते हैं तब, और हम यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ ये समझेंगे कि किस किस के लिए किसे यूज करते हैं, इन्हें निकालते कैसे हैं, इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें दिक्कत आती है कि यार इन्हें निकालना नहीं आता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी क्लास में इनको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि यार ये ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन वर्गीकृत होगा तो फिर हम उसे किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वर्गीकृत निकालने का, नहीं दिया क्या? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये वर्गीकृत का होता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं एक सामान्य बंटन जिसमें कई असाधारण दूरंत अंक ना हो में माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट हैविंग एनी अनयूजुअल एक्सट्रीम स्कोर मींस इज द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। जिसमें कोई असाधारण दूरतम अंक, अच्छा जिसमें कोई अंक दूरतम अंक ना हो, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस वाले नंबर ना हो, तो इसका जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है कि हाँ यही सेंट्रल टेंडेंसी होगा। मतलब नंबर जो है ना वो आसपास ही हो, से 10 12 15 18 9, ये सारे आसपास है। अगर मैं नंबर इस तरह से लिख दूं, इस तरह से 200 200 360, फिर लिख दूँ 5, फिर लिख दूँ 50, तो इसमें नंबर्स काफ़ी दूर दूर हैं। इसकी सेंट्रल टेंडेंसी इतनी रिलायबल नहीं होगी, बट इसकी सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा रिलायबल होगी। मीन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ ईच स्कोर, हर एक स्कोर कितना बड़ा है कितना छोटा है, इससे मीन जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मीडियन क्या होती है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही में वर्गीकृत करके फिर बीच वाला पॉइंट निकालना आपका माध्यक कहलाता है। अवर्गीकृत माध्यक निकालने का फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूले हैं ये DSSV में आए हैं, और DSSV की जो आंसर की में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ था। ठीक है, अगर आपने मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो मैंने डिस्कशन कराया वहां पे देखा हो तो आपको पता होगा कि DSSV की आंसर की में इसका आंसर रॉन्ग दे रखा था। याद रखिएगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है इसमें कि अगर n कैसा हो, विषम हो, तो 1/2 n+1, और n सम हो तो 1/2 n, 1/2 तो रहेगा साथ में, n/2 प्लस n/2+1, ये चीज अलग से आ जाएगी। ठीक है, तो सम और विषम दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखना। अवर्गीकृत अगर बारंबारता बंटन में दिया हो तो n विषम में n/2 ही रहेगा, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपको बस ये याद रखना है वर्गीकृत अगर दिया हो, वर्गीकृत दिया होता है तो फिर हमें संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना होता है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं, सिंपल है, ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 8 में 4 को ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा, 15 में 12 को जोड़ दो, 10 में 27 को जोड़ दो, 9 में 37 को जोड़ दो, और 4 में 46 को जोड़ दो, एक एक को ऐड करते जाओ तो हमारा संचयी बारंबारता बन जाती है। ठीक, अगर हमें पता चले कि आंसर सही है गलत, तो संचयी बारंबारता का लास्ट नंबर और जो आपके फ्रिक्वेंसी दी रही होंगी उनका टोटल, ये दोनों टोटल हमेशा सेम रहेगा। अगर ये अलग आ रहा है मतलब आपने गलत बनाई है। ये होता है इनका बारंबारता निकालने का फॉर्मूला, LM n/2 - f अपॉन FM इंटू XI। ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में वो ऊपर वाला जो छोटे छोटे फॉर्मूले थे वही पूछे जाते हैं। ठीक, ये कुछ चरण दिए हुए हैं, चरण चाहे तो पढ़ सकते हैं, एग्जाम में नहीं आते ये चरण, स्टेप्स नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ लेता है, माध्यक वे अंक जो प्रेक्षणों को आरोही अवरोही क्रम में लगाने पर ठीक बीच में आएगा।
माध्यक एक स्थान धारण प्रेक्षण है, इसी कारण इसे किसी दूरस्थ अंग से प्रभावित नहीं होता, दूरतम अंग से प्रभावित नहीं होता। तो वो कहने की बात यह है कि इसमें क्या होते हैं, हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऐसे दिए हुए हैं 2, 12, 18, 19, 150 और 1009, ठीक है। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और नंबर उठा लेता हूं मैं, 1, 2, 5, 7, ठीक। अगर मुझे इसका माध्यक निकालना है तो माध्यक में कौन सा देखता हूँ, माध्यक मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद बीच वाला नंबर उठा लिया, यही इसका माध्यक हो गया। लास्ट नंबर क्या था उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो जो दूरतम अंक होता है उससे ये प्रभावित नहीं होता है। यदि बंटन में अत्यधिक छोटे अथवा बड़े अंक हों जिससे माध्य पर प्रभाव पड़ता है तो उस स्थिति में माध्यक को प्राथमिकता दी जाती है। माध्यक में अत्यधिक छोटे और बड़े अंक, जैसे ये नंबर बहुत छोटा है और ये नंबर बहुत बड़ा है, तो हम माध्य ना निकालकर माध्यक निकालते हैं, यानी मीन ना फाइंड करते हुए मीडियन फाइंड कर लेते हैं। इसका शीघ्र अनुमान की आवश्यकता हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका अनुमापन शीघ्र हो जाता है, जोड़ना घटाना कुछ है नहीं, बीच वाला देखना है बस। फिर आता है बहुलक, सबसे कम विश्वसनीय माना जाता है इसे। इसमें बस ये देखते हैं कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये स्कोर दिया रखा है, अब स्कोर में सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है, हमें 24 सबसे ज्यादा टाइम दिख रहा है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बस ये आंसर। ऐसा होता है बहुलक, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस 2 इंटू 3 गुणा माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है, याद रख लेना। देखो बहुलक तो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, बहुलक मतलब कि बाहुबली। अब जो बाहुबली है वो किससे बनेगा, माध्यक और माध्य से बनेगा। माध्यक में ज्यादा नंबर है तो इसमें 3 से गुणा करोगे, माध्य में सिर्फ 2 ही अंक हैं तो इसमें 2 से गुणा कर दोगे, ठीक। आधे अंक को हटा दो, बाकी माध्यक में कितने अंक है, 3 अंक है, 3 से गुणा कर दो। माइनस माध्य में 2 अंक है, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 में से 3 करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो बाहुबली 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ऐसे याद कर लेना इसको। बहुलक सबसे अस्थायी माप है, मैंने बताया था सबसे कम विश्वसनीय होता है, सबसे अस्थायी माप है। बहुलक एक अंक प्रेक्षण होता है, बारंबारता नहीं होती। बहुलक बंटन एक अंक होता है, मीन्स एक नंबर लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी जाती इसमें। फ्रीक्वेंसी मतलब ये नहीं लिखा जाता कि 24 3 बार आया, हम सिर्फ ये लिखते हैं कि 24 आया 3 बार, 3 नहीं लिखते हम। विचरण के मापक, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, डिस्टेंस मेजर्स एंड मेजर। विचरण का परिप्रेक्षण के 2 प्रकार होते हैं, दूरी मापक और औसत विचलन से। ये बस आपको जस्ट चीजें याद रखना है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है। एक तो आप इसे डिस्टेंस मेजर्स निकाल सकते हो या फिर एवरेज डेविएशन से निकाल सकते हो। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी अपर लेवल में जा रही हैं, बट हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो रेंज से आया हुआ था एग्जाम में, यानी परिसर से आया हुआ था कि आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उसकी रेंज होता है, यानी उसका परिसर होता है, ठीक। दूरी मापक मत देखो आप, नहीं आएगा समझ में, बहुत अंदर वाली बातें हैं। चतुर्थक परिसर ये भी रहने दो, हाईलाइटेड भले ही मैंने कर रखा है, बट ये इस बहुत अलग चीजें हैं ये, है ना, इन्हें अभी छोड़ के चलो आप। इसका आप ऐसे करना, चतुर्थक परिसर के लिए कुछ तो याद करोगे छोटा मोटा, ये याद कर लेना। चतुर्थांकों के उपयोग से किसी बंटन को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसी बंटन को 4 भागों में विभक्त करने के लिए अंतर चतुर्थ मतलब चतुर्थांक परिसर का यूज किया जाता है, ठीक। अंतर चतुर्थक परिसर निकालने का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1, मीन्स थर्ड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, और अर्ध अंत चतुर्थक परिसर निकालने के लिए दोनों का एवरेज निकाल दो। ये इतना याद कर लेना बस। औसत एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन भी रहने दो, चलो डेफिनेशन याद कर ही लेना, कहीं एग्जाम में आ गया तो। जब अंक माध्य के अधिक समीप होते हैं, अर्थात जब बंटन सघन होता है, तो औसत विचलन का मापक छोटा होगा और इसका विलोम भी सत्य है। बस डेफिनेशन याद कर लेना, मत समझो इनको। ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आई हैं हमारी, मैं आपको बताऊं 11th 12th के डाटा हैंडलिंग से आई है ये, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपको दिक्कत देंगी। 11 12 की डाटा हैंडलिंग बहुत हाई लेवल की होती है, ये चीज़ें सब वहीं से बनी हुई हैं, ये सब वहीं उसी में पढ़ते हैं।
ये याद कर लेना ये लाइन कि परिकलन की दृष्टि से मानक विचलन को मूल माध्य वर्ग विचलन भी कहा जाता है। जो मानक विचलन है उसे मूल माध्य वर्ग विचलन भी कहते हैं। बाकी ये चीज़ याद नहीं करना आपको, ये बहुत लेवल की है। ये देखो ये सारे फॉर्मूले हमने जब शायद 12th में पढ़ा था, डाटा हैंडलिंग, वहाँ पर पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, तो इसलिए इनका हम यहाँ पर नहीं देखते। ये यू जरूर पढ़ लेना। विचरण के मापों का उपयोग, विचरण के मापों का उपयोग क्या है, 4 इसके यूज दिए हुए हैं, इन चारों यूजेस को पढ़ लेना एक बार बस, और मत पढ़ना। चलिए तो इसी के साथ ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। हालांकि यूनिट ये थोड़ी सी कैसी थी, थोड़ी अजीब सी यूनिट थी, थोड़ी बोरिंग टाइप की थी, बट जो स्टार्टिंग में चीज़ें हमने पढ़ी थी माध्य माध्य बहुलक वाली, वहाँ तक चीज़ों को पढ़ लेना। बाकी आगे की चीज़ें दिक्कत देंगी आपको, मत पढ़ो, उनमें दिमाग ख़राब हो जाएगा। और छोट जो जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है सिर्फ उतना पढ़ लेना। लास्ट में जो चीज़ें मैंने छोड़ने को बोली उन्हें छोड़ देना, उन्हें मत पढ़ना। ठीक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।